जनता परिवार के 6 दलों ने आज विलय की घोषणा कर दी। पिछले कई महीनों से विलय को लेकर चर्चा गर्म थी। दिल्ली में आज 6 दलों की बैठक हुई, जिसके बाद विलय का ऐलान हुआ। सर्वसम्मति से तय हुआ कि नए दल के अध्यक्ष माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी होंगे और वे ही पार्लियामेंट्री संसदीय समिति के अध्यक्ष होंगे। दिल्ली में हुई बैठक में मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, लालू, देवेगौड़ा और अभय चौटाला मौजूद थे। बैठक के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें महाविलय का ऐलान हुआ। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय देवेगौड़ा साहब, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम लोग के बुजुर्ग नेता शरद यादव जी, राम गोपाल शिवपाल जी, अभय चौटाला जी और सभी पत्रकार साथियों, देवी और सज्जनों, गुलाब का माला माननीय मुलायम सिंह जी को हम लोगों ने उनके गला में डाल दिया। मर्जर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और आज की मीटिंग में मर्जर का निर्णय करते हुए माननीय मुलायम सिंह यादव जी को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया और जो एक अध्यक्षों की कमेटी बना दी गई है वो बाकी सारे विषयों के बारे में तय करेंगे और जल्दी ही वो सारे विषयों पर निर्णय लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। जनता परिवार का ऐलान तो हो गया, लेकिन पार्टी के नाम, सिंबल और झंडे पर फैसला अब तक अधूरा है। नेताओं ने भरोसा दिया कि जल्द ही इस बारे में आम राय बन जाएगी और सब कुछ जनता के सामने होगा। दशकों बाद जनता परिवार के सदस्य एक साथ दिखे। इस मौके पर मुलायम और लालू के चेहरे पर सबसे ज्यादा चमक दिखी। दोनों ही नेताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में सफलता के लिए एक दूसरे से उम्मीदें हैं। जनता परिवार के विलय की घोषणा के बाद पटना में आरजेडी और जेडीयू नेताओं ने खुशी जाहिर की। नेताओं ने दावा किया कि आने वाले समय में बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। जनता परिवार में 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें मुलायम सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। बिहार से लालू यादव और शरद यादव को कमेटी में शामिल किया गया है, जबकि नीतीश को जगह इसमें नहीं मिली है। बीजेपी ने विलय को लेकर जनता परिवार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी की लहर का असर है कि सभी 6 दल एक हो गए। बीजेपी का कहना है कि मोदी के विजय रथ को रोकने के मकसद से 6 दलों का अनैतिक गठबंधन बनाया गया। इस मेल से पार्टी पर कोई असर नहीं होने वाला है। गिरिराज सिंह ने अपने ही अंदाज में विरोधियों पर हमला किया। गिरिराज ने महाविलय को महाप्रलय बताया, जो बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त सामने आ जाएगा। पद बांटना लोकतंत्र में अपने दल का वो महाविलय करें या महाप्रलय हो बाद में, वो तो महाप्रलय ही होगा बाद में। जो महाविलय आज हुआ है वो कुछ ही दिन में विधानसभा चुनाव आते आते महाप्रलय होगा। तो ये महाविलय महाप्रलय से लोकतंत्र की मजबूती नहीं होती है। लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। और आज मेरा मानना है कि लोकसभा का चुनाव ये इसका उदाहरण है। विलय के बाद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। मांझी ने कहा कि अहंकारी नीतीश का प्रलय तय है। विलय हुआ है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य अध्यक्ष भी होंगे मुलायम सिंह यादव और पार्टी के भी अध्यक्ष होंगे मुलायम सिंह यादव। सारी शक्तियां मुलायम सिंह यादव में निहित कर गई है। तो मुलायम सिंह यादव और लालू यादव दोनों रिश्तेदार हैं। जो कुछ करेंगे वो, नीतीश कुमार जी अपना स्थान कहाँ खोजेंगे उनको समझना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के लिए महाप्रलय है और
इस प्रलय में वो कहाँ चले जाएंगे उसका कोई ठीक नहीं है। जीतन मांझी ने जी पुरवैया से खास बातचीत में बेबाकी से कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। मांझी ने अपनी सुरक्षा में लापरवाही बरते जाने को लेकर खुलासा किया, साथ ही नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए। उस दिन से ही हमारे हर क्रियाकलाप पर उन्होंने बहुत पैनी नजर रखी। अब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो जासूसी की बात कह रहे हैं, उस समय आपने क्यों नहीं कही? आपको क्या उस समय भनक नहीं लगी? और अगर आपको आज भनक भी लगी तो क्या आपके पास वो सबूत है? हुआ समझने में नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि समझने में मुझे देर हुई, क्योंकि नीतीश कुमार जी के प्रति हमारे दिल में बहुत अच्छी भावना रही थी। जासूसी की बात पर सर आपके पास कोई सबूत है जिसे लेकर आप चाहेंगे कानूनी कार्रवाई हो? क्योंकि एक मुख्यमंत्री रहते हुए अगर आपकी जासूसी करवाई गई तो बहुत बेहद गंभीर मामला। बात की बात है, जब मैं बोल रहा हूँ तो उसका वीडियो के बागी विधायक नीतीश मिश्रा ने आज बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि नीतीश मिश्रा ने मुलाकात की खबर से इनकार किया। कल तक नीतीश पर निशाना साधने वाले आरजेडी सांसद पप्पू यादव के सुर बदल गए हैं। पप्पू यादव ने आज नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उनके सहयोगियों पर हमला बोला। नेट न्यूट्रलिटी पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सफाई दी है कि इंटरनेट को हर तबके तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर कमेटी भी बना दी गई है और मई महीने में इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार भाजपा में गुटबाजी शुरू हो गई है। बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे के समर्थकों ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता अश्विनी चौबे के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आए। सीवान की गुड़ियाकोठी विधानसभा के विधायक भूमेंद्र नारायण सिंह उर्फ चुन्नू बाबू का मंगलवार को दिल्ली में निधन हो गया। भूमेंद्र नारायण सिंह लंबे समय से बीमार थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। भानु प्रताप शाही ने सीबीआई की इसका हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत की मांग की थी। स्थानीयता को लेकर रांची में आज लोक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के जरिए नेताओं ने स्थानीयता की परिभाषा को समझने और समझाने की कोशिश की। बैठक में आसू नेताओं ने तय किया कि स्थानीय नीति का निर्धारण मूलवासी के बजाय प्रवासी नागरिकों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, जो कई सालों पहले रोजगार की तलाश में झारखंड आए थे। वित्त रहित शिक्षकों ने राजधानी पटना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गांधी मैदान से पैदल मार्च कर शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का ऐलान है कि गुरुवार से जनप्रतिनिधियों के आवास का घेराव करेंगे। और एक बार फिर से बात करते हैं कोडरमा मिस्ट्री की। तो ब्रेक के पहले हमने वारदात के दिन की तस्वीर आपको दिखाई थी, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं इसके आगे की खबर को। लूट के इस वारदात के पीछे कौन छुपा था, क्या था सच? जब इस सच से पर्दा उठेगा तो आप शायद हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। जहां एक बीवी और उसके पति के बीच हो रही थी रेस थी कि कौन किसकी हत्या करवा पाता है। आखिर इस रेस में कौन जीता और कौन हारा, आप खुद देखिए। ये वो पति परमेश्वर है जिसने खुद रची बर्बादी की साजिश। तारीख 13 अप्रैल 2015, NH 31।
ये हाईवे गवाह बना उस वारदात का जिसने पति और पत्नी के रिश्ते को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ये हाईवे गवाह बना उस वारदात का जिसके खुलासे के बाद पूरे कोडरमा ने लोगों को हिलाकर रख दिया। सूत्रों की माने तो पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को मिटाने की साजिश रच रहे थे। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इस साजिश में दोनों ही लगे थे, एक दूसरे का वजूद मिटाने के लिए। लेकिन इस जंग में जीत होती है पति की। वो साजिश के इस जंग को जीत जाता है और फिर उसकी जीत के साथ ही उसकी हार भी तय हो जाती है। जीजा हम मिल करके नहीं मारे, जीजा हमारे इशारे पे, हमारे कहने पे ही किया। पैसा हम ही उनको देने के लिए बोले थे। 1,40,000। अच्छा, क्यों करवाया था अपनी पत्नी का हत्या? दूसरा किसी के साथ में पहला जो शादी था उनका और एक जन दूसरे थे, उनके साथ में उनका ऐसा था, संबंध था। हाँ, अजय संबंध था। क्या तो हम उनको पहले भी समझाए थे और एक लड़का दूसरा था, उनको भी समझाने के बाद में वो उल्टा हमको टॉर्चर करती थी। क्या बोलती? हम जो करते हैं वो हम अपने हिसाब से करते हैं, तुमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पति सुनील और पत्नी मुनिया दोनों मुंबई में रहते थे। पत्नी वहां बार डांसर का काम करती थी, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक पति पत्नी दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। पत्नी का बार में काम करना पति को पसंद नहीं था। इतना ही नहीं, पति को यह भी शक था कि उसकी पत्नी का किसी और व्यक्ति के साथ अवैध संबंध भी था। लिहाजा दोनों के रिश्ते में तल्खी आना लाजमी था। रिश्तों की यह तल्खी इतनी बढ़ती चली गई कि फिर दोनों के बीच फासले मिटने मुश्किल लगने लगे। बढ़ते फासले ने एक दूसरे को मिटाने तक का फैसला कर लिया। सूत्रों के मुताबिक मृतक मुनिया ने अपने पति को मिटाने की ठान ली। इसके लिए वो मौके की तलाश में लगी थी। लेकिन इधर पति सुनील भी अपनी पत्नी के खात्मे की ताक में था और वो दिन भी आ गया जब सुनील ने अपने बहनोई के साथ मिलकर रच डाली साजिश। है इसमें पहला जो है कि उनके आपस में पारिवारिक मामला उनके दोनों के बीच में नहीं पड़ रहा था, और दूसरा है कि ये अर्निंग वुमेन है, जो लेडी है बियर बार में काम कर रही थी, तो उसका जो कैरेक्टर पे थोड़ा सा इसको संदेह हुआ और पूछताछ करने के क्रम में ये भी बताया गया है कि सुनील रजक को ही पत्नी द्वारा जो है मारने का साजिश भी बहुत बार रचा चुकी है, तो इसने ये मौका देखकर इसने हत्या करवा दिया है। सुनील ने अपनी पत्नी के बारे में अपने बहनोई को बताया था, फिर रास्ते से उसे मिटाने की बात कही। इसके बाद दोनों ने तय किया कि इस प्लान को कैसे अंजाम दिया जाए। इसके लिए बाकायदा सुपारी किलर की तलाश की गई। सुपारी किलर को 4 लाख की सुपारी दी गई। इस हत्या के लिए 1,75,000 रुपए बतौर एडवांस भी दिए गए। और प्रीतम रजक ने एक सुपारी गैंग को इन्होंने हायर किया है कुछ रकम देके। फिर बाद में इनका जो प्रीतम रजक का जो गैंग है वो इसको किडनैपिंग, जब स्टेशन पे उतर गए तो ये लोग किडनैपिंग के रूप में इनको लेके गए और पति को और बच्चे को छोड़ दिया गया है और महिला को हत्या कर दिया। क्या कुल 4 लाख की बात आ रहा है, उसमें से 1,75,000 रुपए जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं और बाकी जो है घटना के बाद जो है ये पे करने वाले थे। सब कुछ तय हो जाने के बाद रची गई ये साजिश। तय हुआ कि हत्या के लिए की गई इस वारदात को लूट का रूप दे दिया जाए और इसके बाद दिया गया अंजाम इस वारदात को। लेकिन पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर इस साजिश को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने आरोपी पति और बहनोई को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने सुपारी लेकर हत्या करने के आरोप में 3 सुपारी किलरों को भी गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है।
पूरा 7 लोग हम यहाँ पर अभियुक्त हैं। उसमें से हम 5 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी 2 हैं अभी फरार हैं। क्या कुछ बरामद हुआ है इनके पास से? इनके पास हमारे कुल मिला के 8 मोबाइल बरामद हुआ है। उसमें से 7 मोबाइल जो वर्केबल कंडीशंस में है और 1 मोबाइल जो घटना होने के बाद इसको डैमेज कर दिया है। मुजरिम चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, उसके गुनाह उसका पीछा जरूर करते हैं। सुनील अपनी ही पत्नी की हत्या का जिम्मेदार निकला। पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास की बुनियाद पर टिका होता है और जब रिश्ते की बुनियाद ही खिसक जाए तो रिश्ते कैसे टिके रह सकते हैं। गजेंद्र बिहारी, जी मीडिया, कोडरमा। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे अपनी ही प्रेमिका के हत्यारे को। और अब चलते चलते बात करते हैं अपनी ही प्रेमिका के हत्यारे के बारे में। तो वो अपनी ही प्रेमिका का हत्यारा निकला। उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। उस हत्यारे को लगा कि उसके गुनाहों का किसी को पता नहीं चल सकेगा, लेकिन गुनाहगार जितने कदमों का फासला तय कर वारदात को अंजाम देता है, पुलिस उससे ज्यादा फासले तय करती है। नतीजा अपराधी होते हैं सलाखों के पीछे। पहले दिया शादी का झांसा, फिर हैवानों ने किया गैंग रेप, उसके बाद हैवानों ने कर दी उस नाबालिग की हत्या। क्या उन हैवानों को मिल पाएगी सजा? यह मामला है किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना इलाके का। वो तारीख थी 29 मार्च। वक्त था 11:30। प्रेमी फैज अनवर अपनी प्रेमिका को शादी का झांसा देता है। फैज अनवर अपनी प्रेमिका को गांव के बाहर मिलने के लिए बुलाता है। प्रेमिका को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर 40 किलोमीटर दूर ले जाता है। फैज के बाकी 2 साथी पहले से ही इंतजार कर रहे थे। तीनों ने मिलकर उस नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप को अंजाम दिया। इसके बाद उसकी हत्या कर शव को कनकई नदी में फेंककर तीनों फरार हो जाते हैं। नदी में तैरती लाश देखकर गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। बताया जाता है कि आरोपी फैज और उसकी प्रेमिका के बीच कई सालों से प्रेम संबंध थे, लेकिन फैज इस रिश्ते से तंग आ चुका था। वो इस रिश्ते से जल्द ही छुटकारा चाहता था, लिहाजा अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। तीनों मिलके किए। तीनों मिल किए? क्या क्यों? किया था उसके साथ? क्या किया थे उसके साथ? उसके साथ शादी कराना था, फैजन में था। ऐसे बोल के घर से निकले, रास्ते में दोनों के लफड़ा हो गए और बोलता तीनों मिल के उसके साथ गलत काम किए। जब बेहोश होने के कारण हम लोग उसको गला दबा दिए। गला दबा के फिर लाश कहाँ फेंक दिए? वही छोड़ दिए। तो आखिर एक लड़की का हत्या करने के पीछे कारण क्या था? गलती से हो गया साहब। ऐसे गैंग रेप और हत्या के मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट जाती है। कहते हैं गुनहगार कितनी भी कोशिश कर ले, उसके गुनाह ज्यादा दिनों तक छिपे नहीं रह सकते। पुलिस के हाथ उस नाबालिग लड़की का मोबाइल लग जाता है। ये मोबाइल पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया बन जाता है। इस मोबाइल के दम पर पुलिस गुनहगारों तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है और फिर इस मामले का सच सामने आता है। लड़की का घर दरभंगा पाया गया, तो वहाँ जाके पता किया तो पता चला कि लड़की अपने मोबाइल से उस लड़के से रात में बात करती थी। इसी क्रम में जब उसके मोबाइल का डिटेक्शन के दौरान पता किया गया तो इसमें 3 लड़के का नाम आया, शाबिर आलम और राहिद आलम और फैज अनवर। पता चला कि फैज से वो प्यार करती थी और फैज ही उसको बुलाया अपने घर से बाहर। फिर 2 मोटरसाइकिल से लोग लेकर हरवनगा आए, लोहागरा होते हुए
फिर 12 से 3 के बीच उनकी गुनाहबाड़ी वाले से उस लड़की से बलात्कार किया गया और जब ये बेहोश हो गई तो ऐसी स्थिति में उसी के दुपट्टा से लोग ने गर्दन उसका दाब के मार दिया। हत्यारे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को ही मिटाने की साजिश की थी। प्रेम की चाशनी में इस हैवान ने जहर मिला दिया था, लेकिन अब वो अपनी जगह पहुंच चुका है। उसके किए गुनाहों का इंसाफ होगा, उसके जुर्म पर मुहर लगेगी, शायद उसे अपने किए का अफसोस भी होगा। अमित कुमार सिंह, जी मीडिया, किशनगंज।